यस, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे और बहुत सारी मस्ती कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 6 डेज नॉट सेट 5 चैलेंज सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज डे सेकंड है मेरा 6 डेज नॉट सेट 5 चैलेंज का। ठीक है, ठाकुर पारुल जी, प्रेरणा सिंह जी, निशा जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। और डे सेकंड में आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। गुड इवनिंग शिखा जी। आज हम बात करने वाले हैं ओप्स एंड गायनी की। ओप्स एंड गायनी के अंदर हम लोग आज पूरी ओप्स एंड गायनी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कुछ ओप्स एंड गायनी के, जिसके जो मुझे लगता है कि कुछ 200 से 250 पॉइंट, 200 से 250 गोल्डन पॉइंट्स मैं आज कवर करूंगा ओप्स एंड गायनी के, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और शुरुआत, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर सबसे पहली शुरुआत करी जाए ओप्स एंड गायनी में तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी के लिए है बच्चों कि अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं तो कितने दिनों में स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस होता है? फटाफट से कमेंट सेक्शंस में आंसर करते जाएं ताकि मैं आप सभी को और बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी बताता जाऊं। फटाफट बताएं स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी से आ जाएं क्लास को, फटाफट से लाइव सेशन को शेयर कर दें, जल्दी से लाइव सेशन को आगे पहुंचा दें, है ना। जल्दी से शेयर करें लाइव सेशन को। डे सेकंड है हमारा नॉट सेट 5 चैलेंज का। चलिए, 74 डेज निशा ठाकुर जी कह रहे हैं, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। 74 डेज यहाँ पे हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का कंप्लीट प्रोसेस रहता है वो 74 डेज रहता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी का, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन मेरा आप सभी के लिए कि एक सिंगल जो स्पर्म होता है ना, एक स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो कितने स्पर्म को बनाता है, कितने स्पर्म का फॉर्मेशन करता है एक सिंगल स्पर्म से? जल्दी से बताएं फटाफट। एक सिंगल स्पर्म, अगर मैं बात करता हूं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाता है? फटाफट बताएं, जल्दी से बनाएं और जल्दी से शेयर करें फटाफट से। नित्या जी, क्लास को शेयर करें। गुड इवनिंग मधु जी, एवरीवन गुड इवनिंग, प्यारे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताएं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाता है? फटाफट बताओ बच्चों। 4 बनाता है, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बनाता है। इसका मतलब एक स्पर्मेटोजोआ कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा? एक स्पर्मेटोजोआ 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। गुड इवनिंग मयूर जी। इसी से हमको एक बात पता चलती है कि अगर मैं बात करूं कि एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म बनाता है, तो एक स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे हम लोगों को पता लगता है 64, है ना। टोटल कितने स्पर्म बनाएगा? टोटल 64 स्पर्म बनाएगा। 72 से 72 टू 74 डेज यहाँ पे कंप्लीट लगते हैं। 72 टू 74 कंप्लीट डेज लगते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा मुझे बताएगा टर्नर सिंड्रोम में कितनी बार बॉडीज मिलती है? क्या आप सभी ने बार बॉडीज के बारे में सुना है? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से, टर्नर सिंड्रोम में कितनी बार बॉडीज मिलती है? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 0 1 2 3, 0 1 2 और 3, कितनी बार बॉडीज मिलती है? यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर हाउ मेनी बार बॉडीज आर प्रेजेंट इन टर्नर सिंड्रोम? जल्दी से आंसर करें फटाफट। एक लेस क्रोमोजोम होता है बार बॉडीज के अंदर, ठीक है। एक्स क्रोमोजोम -1, है ना, X -1। फटाफट से आंसर बताएं। ऋतिक जी कह रहे हैं सर 0, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ना, 0। यहाँ पे 0 बार बॉडीज मिलती है टर्नर सिंड्रोम में। चलिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कितनी बार बॉडीज मिलती है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में बताएं कितनी बार बॉडीज मिलती है? जल्दी से आंसर करते जाओ फटाफट, ताकि मैं और सारी बातें बताता जाऊं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कितनी बार बॉडीज मिलेगी? जल्दी से बताओ सर। जाहिर सी बात है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम होता है, और अगर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम होता है तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर हम लोगों को X -1 मिलता है, तो 1 बार बॉडीज मिलती है। परफेक्ट निशा ठाकुर जी, बिल्कुल सही आंसर आपका, है ना। चले, अगर ये सारी बातें समझ आ गई तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, LH रिसेप्टर जो होता है, LH रिसेप्टर प्रेजेंट होता है मेल्स के अंदर, है ना। LH रिसेप्टर मेल्स में कौन से सेल पे प्रेजेंट होता है? फटाफट से आंसर करें। LH रिसेप्टर मेल में कौन से सेल पे प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है लीडिंग सेल, सर्टोली सेल। जल्दी से आंसर बताएं, 2 ऑप्शंस में से आंसर करें। गुड इवनिंग प्रिया जी, कैसे हैं आप? फटाफट से आंसर बताते जाएं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आप सभी से, फिर मैं आपको गोल्डन की पॉइंट्स बताता जाऊंगा ना। पहला क्वेश्चन है मेरा, जो LH का रिसेप्टर्स होते हैं, LH के रिसेप्टर्स मेल के अंदर कौन से सेल्स पे प्रेजेंट होता है LH रिसेप्टर? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। मेल में LH रिसेप्टर कौन से सेल्स पे प्रेजेंट होता है? कितनी बार बताया तुम लोगों को मैंने? कैसे हैं रौनक दादी जी, जल्दी से बताएं
बच्चों याद रखना, मेल के अंदर LH रिसेप्टर लीडिंग सेल्स पे प्रेजेंट होता है, सर्टोली सेल पे प्रेजेंट नहीं होता, लीडिंग सेल्स पे प्रेजेंट होता है। मेल्स के अंदर LH रिसेप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम में। अगर मैं FSH की बात करूं, गुड इवनिंग देवराज जी कैसे हैं? अगर मैं FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करूं, फीमेल्स के अंदर सर्टोली सेल्स पे प्रेजेंट होता है, सॉरी मेल्स की बात कर रहा हूं, मेल्स के अंदर सर्टोली सेल्स पे प्रेजेंट होता है। तो याद रखें LH रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट होगा? LH रिसेप्टर लीडिंग सेल्स पे प्रेजेंट होता है, FSH रिसेप्टर सर्टोली सेल्स पे प्रेजेंट होता है। गलती मत करके आना, क्वेश्चन तुमसे कई बार पूछा गया है, कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अवनी जी परफेक्ट आंसर है। फटाफट क्लास को शेयर करें बच्चों, फटाफट से शेयर करें। चलें, oogenesis इंट्रायूट्राइन लाइफ में शुरू हो जाती है, आप सभी को पता है oogenesis इंट्रायूट्राइन लाइफ में शुरू हो जाती है। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो कि पर डे कितने मिलियन स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, पर डे कितने मिलियन स्पर्म्स बनते हैं? ट्रेन में है शिखा जी और वॉइस कट रही है ना? ट्रेन में है शिखा जी और वॉइस कट रही है, क्या बात है, पर बहुत बढ़िया बात है ना? निशा ठाकुर जी, एसी में लगवा लेता पर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी एसी चालू करते ही। ठीक है चले जल्दी से बताएं। 10⁻³ है ना? 10⁻³ 10 मिलियन। और कोई आंसर? और कोई आंसर? 10 जल्दी से बताएं। 10 मिलियन होते हैं क्या? 100 मिलियन होते हैं बच्चों, 100 मिलियन होते हैं, याद रखना। ठीक है, 100 मिलियन पर डे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, 100 मिलियन पर डे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया। चलें, oogenesis के बारे में कुछ बात कर लेते हैं फटाफट से। oogenesis के बारे में मुझे बताएं, फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? जल्दी से आंसर बता दो मुझे। फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? जल्दी से बताएं। हाँ, बीमार नहीं होऊंगा मैं, बेफिक्र रहें। स्वास्तिक शुक्ला जी जल्दी से आंसर करें। सबसे पहली पोलर बॉडी कब बनती है oogenesis के अंदर? फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है? जल्दी से बताएं। मेरे को देख के बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच देवराज जी, थैंक यू सो मच। जल्दी से बताओ, फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है? बताओ। ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होता, वो ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होता। फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनेगी? ओव्यूलेशन के टाइम पे बनती है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली पोलर बॉडी रिलीज कब होती है? ओव्यूलेशन के टाइम पे होती है ना? तो फर्स्ट पोलर बॉडी ओव्यूलेशन के दौरान बनती है, याद रखना। ओव्यूलेशन के टाइम फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कौन सी पोलर बॉडी बनेगी? जल्दी से बताएं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेकंड पोलर बॉडी बनती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जर्म सेल योक सैक में कितने हफ्ते में पहुंच जाएगा? जल्दी से बताते जाए मुझे क्वेश्चन। जर्म सेल योक सैक में कब पहुंचेगा? जल्दी से क्वेश्चन बताओ मुझे। जर्म सेल योक सैक में 3 वीक्स के अंदर पहुंचता है। जर्म सेल योक सैक के अंदर 3 हफ्ते में पहुंच जाता है। जर्म सेल गोनेड्स के अंदर 6 हफ्ते में पहुंचता है। और अगर पूछा जाए तुम लोगों से कि यहाँ पे oogonia कब बनता है? oogonia का फॉर्मेशन 9 वीक्स पर हो जाता है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार टॉपिक। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स आपको कब देखने को मिलते हैं? बताएं, कितने महीने, कितने मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में आपको मैक्सिमम फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रियंता जी एंड रागिनी जी, मधु जी, थैंक यू सो मच। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें फटाफट कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स कब देखने को मिलेंगे। रागिनी जी सॉरी नहीं बोलना है, बस याद करते जाएं, तो चीजें बता रहा हूं। कॉपी पेन लेके बैठे और लिखते जाएं फटाफट। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल माही जी ने बताया 20 वीक्स पे मिलते हैं, 5 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे मिलते हैं। और जो अमाउंट होती है वो 6 to 7 मिलियन होती है। निशा ठाकुर जी याद रखना। वहीं अगर मैं आगे की बात करूं, बर्थ के टाइम पे जैसे ही जन्म लेगा बच्चा, जैसे ही जन्म लेगा 1 से 2 मिलियन रह जाएंगे, है ना? 1 से 2 मिलियन रह जाते हैं फॉलिकल्स। और जैसे प्यूबर्टी पे पहुंचता है, प्यूबर्टी पे पहुंचते पहुंचते 4 से 5 लाख रह जाते हैं। और इन 4 से 5 लाख में से सिर्फ 500 फॉलिकल्स एंटायर पूरी लाइफ के अंदर मैच्योर होते हैं। सिर्फ 500 फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं बच्चों, याद रखना। अगर मैं शुरुआत में बात करूं, शुरुआत के अंदर फॉलिकल्स हार्मोन इंडिपेंडेंट होते हैं। जय श्री कृष्णा लीजेंड चौधरी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जल्दी से क्लास को शेयर करें सारे बच्चे, जल्दी से क्लास को शेयर करें। ठीक है, 400 से 500 एंटायर लाइफ के अंदर मैच्योर होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप सभी से पूछे जाते हैं बार बार। चलो एक और क्वेश्चन बता दें मुझे कि जो हमारा oogenesis होता है, oogenesis का फेज, सबसे पहला फेज अरेस्ट कब होता है? जल्दी से बताएं। सबसे पहला फेज कौन से सेल साइकिल के, सेल डिवीजन के कौन से फेज में अरेस्ट होता है? कौन से डिवीजन में अरेस्ट होता है? जल्दी से बताएं, जिसके कारण प्यूबर्टी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आती फीमेल के अंदर। फटाफट बताओ, जिसके कारण प्यूबर्टी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं देखने को मिलेगी हमें। फटाफट आंसर बताते जाएं क्वेश्चंस का, जल्दी से। कौन से फेज? मियोसिस 1 के अंदर। मियोसिस 1 में कौन सी स्टेज के अंदर? प्रोफेज के अंदर। आगे बताएं, प्रोफेज में कौन सी?
प्रोफेज में भी कौन सी स्टेज होती है, कौन सी टीन बोलते हैं उसको? अरे लिपोटीन बोलेंगे, मिपोटीन, किपोटीन, पिपोटीन। जल्दी से बताएं सर। नहीं, ये सब नहीं बोलते, मिपो लिपो नहीं बोलते सर, डिप्लोटीन फेज बोलते हैं, है ना। डिप्लोटीन फेज ऑफ प्रोफेज 1, है ना, डिप्लोटीन फेज। ठीक है, डिप्लोटीन फेज के अंदर अरेस्ट होता है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम का। गुड इवनिंग अनु जी। अगला सवाल मेरा कैपेसिटेशन पे है, बताएं, है ना, डिक्टिएट स्टेट भी बोला जाता है इसको। वेरी गुड निशा ठाकुर जी। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मेल के अंदर होता है या फीमेल में होता है? जल्दी से बताएं, कैपेसिटेशन का प्रोसेस कहां पे होता है, मेल में होता है या फीमेल में होता है? जल्दी से कंटिन्यू, फटाफट बताते जाएं आंसर, फटाफट। कैपेसिटेशन का प्रोसेस कहां पे होता है, मेल में या फीमेल में? फटाफट बताएं। कैपेसिटेशन की सर स्पर्म की एबिलिटी होती है, स्पर्म की एबिलिटी होती है जो ओवम को फर्टिलाइज करती है। निशा ठाकुर जी कह रहे हैं सर फीमेल में होता है, प्रेरणा जी भी फीमेल में कह रहे हैं। यू आर ऑल आर राइट, परफेक्ट आंसर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है, जहां पे हम लोग फूल जड़ी लगा देते हैं स्पर्म के पीछे। स्पर्म के पीछे क्या लगा देते हैं? फूल जड़ी लगा देते हैं। और जैसे ही फूल जड़ी लगाते हैं, स्पर्म कूदता फूदता पहुंच जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। रास्ता लंबा है, स्पर्म को मेहनत करके पहुंचना होता है, स्पर्म को मेहनत करके आगे जाना होता है। और जैसे ही फूल जड़ी लगाई पीछे से, एक तरीके से बूस्टर मिल जाता है स्पर्म को, और बूस्टर मिलते ही स्पर्म कूदता फूदता कहां पहुंच जाता है? फेलोपियन ट्यूब के पास। और फेलोपियन ट्यूब के पास जाके क्या बोलता है? फेलोपियन ट्यूब के पास जाके क्या बोलता है? उसको वहां पे सेकेंडरी oocyte मिलता है, और सेकेंडरी oocyte को जाके बोलता है कौन बे? तो सेकेंडरी oocyte क्या बोलेगा उसको? अरे सेकेंडरी oocyte क्या बोलेगा उसको? है हम सबसे काम की चीज, हम सबसे काम की चीज। ठीक है, चले तो याद रखना, सर्विक्स के अंदर होता है जहां पे स्पर्म हाइपर मोटाइल होता है। ठीक है, हाइपर मोटाइल होता है। बताएं फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में स्पर्म को कितना टाइम लगता है? स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? जल्दी से बताएं, कितना टाइम लगेगा? रौनक दादी जी कह रहे हैं आई एम हेयर। जल्दी से बताएं, आई एम हेयर उस साइड। ओके, चले जल्दी से बताएं। 5 मिनट। लालू जी कह रहे हैं 5 मिनट में स्पर्म ऐसा कूदता फूदता जाएगा। जब फूल जड़ी लगाई दी है तुमने तो सर 5-7 मिनट से ज्यादा क्या ही लगेगा। याद रखें, फूल जड़ी ही लगाई थी हमने, सूतली बम नहीं लगाया था स्पर्म के पीछे। हमने सूतली बम नहीं लगाया था कि 5 मिनट में पहुंच जाए। हमने सूतली बम नहीं लगाया था, हमने क्या लगाया था? हमने फूल जड़ी लगाई थी। तो याद रखें कि यहाँ पे जो स्पर्म है उसको फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने में 30 मिनट के समथिंग लगता है, 30 मिनट्स लगते हैं बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलें, जोना पेल्यूसिडा का फंक्शन बताएं फटाफट से। जोना पेल्यूसिडा का फंक्शन बताएं शाजिद जी, मधु जी, जल्दी से आंसर बताएं। तिक्षा जी जल्दी से जोना पेल्यूसिडा का फंक्शन बताएं। क्या प्रिवेंट करता है जोना पेल्यूसिडा? क्या प्रिवेंट करेगा? किस चीज से प्रिवेंट करता है जोना पेल्यूसिडा? जल्दी से आंसर बताएं मुझे। जोना पेल्यूसिडा किस चीज से प्रिवेंट करता है? अश्विनी जी 3 घंटे नहीं 30 मिनट लगते हैं स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने में। ठीक है, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट। पोलिस्पर्मी से प्रिवेंट करता है, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। ठीक है, पोलिस्पर्मी से प्रिवेंट करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, आप सभी को पता है। मोरूला स्टेज, मलबरी स्टेज, 16 सेल स्टेज को बोला जाता है। 4 दिन तक मोरूला, 4 दिन के अंदर मोरूला जो होता है वो फेलोपियन आपकी यूट्राइन कैविटी में एंटर कर जाता है। ठीक है, एंट्री कर जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे पहला साइन अल्ट्रासाउंड पे प्रेगनेंसी का बताएं। सबसे पहला साइन अल्ट्रासाउंड पे प्रेगनेंसी का, फर्स्ट साइन, सबसे पहला साइन अल्ट्रासाउंड पे प्रेगनेंसी का क्या देखने को मिलता है? जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो। अरे जल्दी से बताएं, सबसे पहला साइन अल्ट्रासाउंड पे, अल्ट्रासाउंड किया मैंने किसी प्रेग्नेंट फीमेल का, सबसे पहला साइन मुझे क्या पता लगेगा फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है? लीजेंड चौधरी जी, उर्मिला जी जल्दी से बताएं, सुमित्रा जी जल्दी से बताएं, फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है? सबसे पहला साइन, मेरे पास फीमेल 2 या 3 हफ्ते की प्रेग्नेंट आ गई है ना, 2 या 3 हफ्ते की प्रेग्नेंट फीमेल मेरे पास आ गई है। दिल बनने में 5 हफ्ते लगेंगे। अरे दिल बनने में 5 हफ्ते लगेंगे। हार्ट रेट मुझे बताएगी फीटल अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। फीटल हार्ट रेट सिर्फ ये बताती है फीटल प्रेजेंट है या नहीं है। जरूरी नहीं है हर बार फीमेल प्रेग्नेंट और फीटल हार्ट रेट मिले। ठीक है, कई बार मोलर प्रेगनेंसी भी होती है, कई बार आप लोगों की एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, और कई बार और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो हर बार फीटल हार्ट रेट 5 हफ्ते के बाद मिलेगी, 21 दिन के बाद मिलेगी मुझे। ठीक है, 21 दिन के अंदर दिल बनेगा, फीटल सर्कुलेशन शुरू होगा, उसके बाद फीटल हार्ट रेट डिटेक्ट होती है। तो फीटल हार्ट रेट सही आंसर नहीं है बिल्कुल भी। फीटल हार्ट रेट के अलावा बताएं फटाफट मुझे कौन सा साइन देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड पे जिससे मैं पता लगा पाऊंगा फीमेल प्रेग्नेंट है, एंड दैट इज द इंट्राडेसिडुअल साइन। बच्चों इंट्राडेसिडुअल साइन होता है, कई बार बताया है मैंने तुम्हें, कई बार पढ़ाया है, तुम ये गलतियां करके आते हो। ठीक है, इंट्राडेसिडुअल साइन सबसे पहला साइन होता है जो हम लोगों को अल्ट्रासाउंड पे मिलता है, और ये सबसे पहला साइन होता है प्रेगनेंसी का। क्या मेरी बात याद रहेगी? चले, आज के बाद गलत मत करके आना,
ठीक है, चले इम्प्लांटेशन कौन सी सेल स्टेज में होता है, जल्दी से बताएं। सेकेंडरी oocyte की कौन सी सेल स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, जल्दी से आंसर करें। नेहा जी बताएं जल्दी से। इंट्राडेसिडुअल साइन बिल्कुल सही है, जल्दी से बताएं इम्प्लांटेशन कौन सी सेल स्टेज के अंदर होगा, कौन सी सेल स्टेज के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, जल्दी से आंसर करते जाएं। संध्या जायसवाल जी बताएंगे इम्प्लांटेशन कौन सी सेल स्टेज के अंदर होता है। संध्या जी जल्दी से बताएं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर होता है, परफेक्ट आंसर है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया है ना, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर होता है। माफ करिएगा, चले अब बताएं। अरे वो मैं किसी और से बात कर रहा था ना। अगला क्वेश्चन बताएं फटाफट से कि जो अनइक्वल ग्रोथ होती है, यूट्रस की अनइक्वल ग्रोथ होती है, उसको क्या बोलते हैं। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस का नाम बता दें जल्दी से, है ना। अरे आवाज कैसे आएगी, मैं किसी और से बात कर रहा था, ठीक है, जल्दी से बताओ। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस का एक साइन होता है, एक नाम दिया जाता है। लीजेंड जी आवाज आएगी, बेफिक्र रहें। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस क्या बोला जाता है, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस को जल्दी से आंसर करते जाएं। कौन सा साइन होता है, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस कहा जाता है जिसको। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस, बच्चों जल्दी से बताएं। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस, अब तो आवाज आ रही है ना मेरी, अरे अब आवाज आ रही है सभी को, चलें जल्दी से बताएं। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस कौन सा साइन कहलाता है, फटाफट से आंसर करें। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस, लीजेंड जी, टिचका जी, सुमित्रा जी, रागिनी जी, जल्दी से आंसर बताएं। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस जल्दी से बता दो। गुड इवनिंग सर, जल्दी से बताएं अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस। पिस्कैक साइन, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस, पिस्कैक साइन, वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू। जल्दी से बताएं, अगर पेशेंट के अंदर इम्प्लांटेशन के टाइम पे ब्लीडिंग होती है, उस साइन को क्या बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के टाइम पे पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो जल्दी से बताएं क्या बोलते हैं उसको, जल्दी से बताएं। इम्प्लांटेशन के टाइम पे ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। इम्प्लांटेशन के टाइम पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दें। इम्प्लांटेशन के टाइम पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस साइन का क्या नाम होता है, जल्दी से बताएं। हार्टमैन साइन, निशा ठाकुर जी परफेक्ट आंसर है। चलें अब मैं फेज ऑफ इम्प्लांटेशन की बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। अगर मैं फेज ऑफ इम्प्लांटेशन की बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है एपोजिशन। एपोजिशन फेज का मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, फटाफट बताएं। एपोजिशन फेज ऑफ इम्प्लांटेशन, एपोजिशन फेज इम्प्लांटेशन में मेन न्यूरोट्रांसमीटर, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, सेलेक्टिन होता है, याद रखेंगे। एडहेशन फेज के अंदर इंटेग्रिन होता है और इन्वेजन फेज के अंदर मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम होता है। तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लांटेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कौन सा मेन ट्रांसमीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो याद रखना मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डेसिडुआ जो यूट्रस होती है, प्रेग्नेंट यूट्रस, उसको हम प्रेगनेंसी में डेसिडुआ बोलते हैं, 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेराइटेलिस। याद रखना डेसिडुआ बेसिलिस किस किस चीज को डिफरेंशिएट करती है, किन 2 चीजों को अलग करती है डेसिडुआ बेसिलिस, जल्दी से बताएं। जल्दी से नाज क्वीन जी जल्दी से आंसर करें। डेसिडुआ बेसिलिस कौन कौन सी 2 चीजों को अलग करती है, याद रखें। ब्लास्टोसिस्ट को मायोमेट्रियम से अलग करेगी डेसिडुआ बेसिलिस, ब्लास्टोसिस्ट को मायोमेट्रियम से अलग करती है। दूसरा क्वेश्चन है डेसिडुआ कैप्सुलरिस क्या करती है सर, है ना। डेसिडुआ कैप्सुलरिस किन 2 चीजों को अलग करेगी, फटाफट बताते जाओ जल्दी से बताएं। मूनलाइट जी कहां है, जल्दी से बुला के लाएं मूनलाइट जी को, फटाफट फोड़ दिए जाएंगे वरना। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताएं, है ना। क्या बात है, मायोमेट्रियम को ब्लास्टोसिस्ट से अलग करती है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, बहुत अच्छा आंसर दिया मधु जी ने सर, ब्लास्टोसिस्ट को यूट्राइन कैविटी से अलग करती है। क्या बात है, ये लोग पढ़ के इतने तेज हो गए हैं मुझसे कि इनको कुछ भी पूछ लो अब, ठीक है। और बात करें डेसिडुआ पेराइटेलिस की, तो बची हुई पूरी की पूरी डेसिडुआ को डेसिडुआ पेराइटेलिस कहा जाता है। चलें डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटेलिस आपस में फ्यूज कब होती है, जल्दी से बताएं।
डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और डेसिडुआ पेराइटैलिस कितने समय में फ्यूज हो जाती है आपस में? जल्दी से आंसर बताते जाएं बच्चों, जल्दी से शानदार सा जवाब दे दें। तिष्का जी मैं हूं, हाँ मैं भी हूं, जल्दी से बताएं बच्चों जल्दी से बताएं। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एंड डेसिडुआ पेराइटैलिस आपस में दोनों फ्यूज कब होती है? लीजेंड चौधरी जी जल्दी से आंसर करें, है ना। कब डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एंड पेराइटैलिस फ्यूज हो जाती है? कितने वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे डेसिडुआ और बेसिलिस एंड पेराइटैलिस और कैप्सुलैरिस और पेराइटैलिस फ्यूज हो जाती है? सॉरी 12 वीक गलत आंसर है, 14 से 16 वीक्स, है ना। 14 to 16 वीक्स पे फ्यूज हो जाती है, ठीक है, वेरी गुड। चलें, ब्लास्टोसिस्ट कितनी सेल स्टेज को बोला जाता है? ब्लास्टोसिस्ट कितनी सेल स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है? जल्दी से बताओ बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट कितनी सेल स्टेज को बोला जाता है? 58 सेल स्टेज को बोला जाता है। अगर मैं 58 सेल स्टेज की बात करूं, दो हिस्सों में बढ़ जाती है 58 सेल स्टेज। एक बन जाती है इनर सेल मास जो 5 सेल स्टेज की होती है, और दूसरी बन जाती है ट्रोफोब्लास्ट जो 53 सेल स्टेज की होती है। ध्यान से सुने, इनर मास पूरा का पूरा बच्चा बनाएगी, नन्ना मुन्ना राही सिपाही को बनाएगी, तैयार करेगी। यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स इनर सेल मास बनाती है। अगर मैं ट्रोफोब्लास्ट की बात करूं, ध्यान से सुने, ट्रोफोब्लास्ट 53 सेल स्टेज होती है, और ये फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद, ट्रोफोब्लास्ट फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद किन दो चीजों में बदल जाती है? साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर बदल जाती है। तो तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन, ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट में कब बदलेगी? 8 दिन बाद, फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद। साइटोट्रोफोब्लास्ट सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में कब बदलेगी? फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या पीआईएस से प्रिवेंट करती है, हाँ या ना? जल्दी से बताएं, यस और नो। साइटोट्रोफोब्लास्ट पीआईएस से प्रिवेंट करती है या नहीं करती, हाँ या ना? जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं लगाना है। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए धड़ाधड़ आंसर आने चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। साइटोट्रोफोब्लास्ट पीआईएस से प्रिवेंट करेगी क्या? साइटोट्रोफोब्लास्ट पीआईएस से प्रिवेंट करती है? चौधरी जी जल्दी से बताएं, चौधरी जी जल्दी से बताएं। बिल्कुल करती है। रागनी जी परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने। बिल्कुल सही बात है कि सर साइटोट्रोफोब्लास्ट हमें पीआईएस से प्रिवेंट करता है, कि सर यहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट के कारण, जो हाई रेजिस्टेंस वेसल्स को लो रेजिस्टेंस वेसल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। सर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस वेसल्स ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन 2 फेजेस में होती है, फेज 1 और फेज 2। मुझे बताएं फेज 1 कौन से हफ्ते पे शुरू होगा? फेज 1 कितने वीक्स पे शुरू होता है? तमन्ना जी बताएंगे, तमन्ना जी जल्दी से बताएं। वीडियो बिल्कुल सही चल रही है नेहा जी, एक बार इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक करें, प्लीज चेक करें, और मेरे सवाल का जवाब दें। ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन कितने हफ्ते पे शुरू होता है? सुबू जी जल्दी से बताएं, ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन कितने वीक्स पे शुरू होता है? मैंने कई बार बताया तुम्हें क्वेश्चन क्लास के अंदर भी बच्चों कि ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन मैंने यूट्यूब की क्लासेस में बहुत बार बताया आपको, आज मैं यहां भी पढ़ा रहा हूं तुम्हें ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन। सर मेरा भी क्वेश्चन सीन किया करो। हाँ लीजेंड चौधरी जी पूछें, आपका क्वेश्चन पूछें, मैं देख लूंगा। वो जल्दी से ऊपर निकल गया था इसलिए मैं नहीं देख पाया, बताएं जल्दी से। क्वेश्चन है मेरा ट्रोफोब्लास्टिक, बिल्कुल सही निशा ठाकुर जी, मधु जी बिल्कुल ठीक, 12 हफ्ते पे फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं, ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन का सेकंड फेज बताएं जल्दी से। सेकंड 16 वीक पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक फैक्ट्री कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट जो हार्मोनल फैक्ट्री होती है, सारे के सारे हार्मोन्स को बनाने का काम करता है सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई सभी को? चलें आगे, कविता जी बताएंगे अगले सवाल का जवाब। अगले सवाल का जवाब कविता जी बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सर पैग सेल कहाँ पे मिलते हैं, जल्दी से बताएं। पैग पीने वाला पैग नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 8 बजे वाला पैग नहीं बोल रहा हूं मैं पूछ रहा हूं पैग, PEG, पैग सेल कहां पे मिलते हैं? यूट्रस के कौन से पार्ट के अंदर मिलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में पैग सेल पाए जाते हैं? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कौन से पार्ट में पैग सेल पाए जाते हैं? विकास कुमार जी जल्दी से बताएं। फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं, वेरी गुड, फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। फंक्शन इसका अननोन है, फंक्शन ज्यादातर नहीं जाना जाता अभी, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, जीका वायरस कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है? जीका वायरस कौन से सेल को निशाना बनाता है? जल्दी से बताएं, जीका वायरस कौन से सेल को अटैक करेगा? गुड इवनिंग इनोसेंट जी, गुड इवनिंग, है ना, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, इट्स यूनिक। राहुल जी आप बताएं जल्दी से क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर बताएं। जीका वायरस कौन से सेल पे अफेक्ट करता है? याद रखें, जीका वायरस होफबर्ग सेल्स पे अटैक करता है। जीका वायरस होफबर्ग सेल्स पे अटैक करता है। होफबर्ग सेल्स फेगोसाइटिक सेल होते हैं, किसके अंदर? प्लेसेंटा के अंदर।
प्लेसेंटा में फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं उनको हम होपर सेल्स बोलते हैं और जिका वायरस उसी पे जाके अटैक करेगा। अगला क्वेश्चन मेरा, प्राइमरी विलाई कितने दिन पे बनती है? प्लेसेंटा के अंदर प्राइमरी विलाई कितने दिन पे बनती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर आए प्लेसेंटा के अंदर। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, यू आर सोनम सिंह, आई नो इनोसेंट जी। चले अगला क्वेश्चन बताएं। गुजर जी कैसे हैं आप? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं बच्चों, जल्दी से। मेरा सवाल है तुम सभी बच्चों से, प्राइमरी विलाई डे 13 पे बनती है, बिल्कुल साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट होता है डे 13 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेहा जी, रागिनी जी प्लीज याद रखें, फर्टिलाइजेशन के 13 दिन बाद आप लोगों की जो पहली प्राइमरी विलाई बन जाती है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, सेकेंडरी विलाई कब बनती है? जल्दी से बताएं, सेकेंडरी विलाई कब बनती है? प्लेसेंटा में सेकेंडरी विलाई कब बनती है? वीक्स नहीं है बच्चों, 13 दिन है वो, 13 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो, वीक्स नहीं है, ठीक है। अगला सवाल मेरा, सेकेंडरी विलाई का आंसर आ जाए फटाफट से बताएं जल्दी। सुमित्रा जी, सेकेंडरी विलाई कब बनेगी? चले मुझे पता है 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आप सभी को पता है। मुझे एक अगला क्वेश्चन का जवाब दें, मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज का फॉर्मेशन कब होता है? मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज का फॉर्मेशन कब होता है? माही प्रजापति जी आप बताएं। सेठाराम जी जल्दी से बताएं कि मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज का फॉर्मेशन कब होगा? जल्दी से बताएं। रेहान राहिल जी, मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज 15 डेज पे होता है, बिल्कुल सही बोला आप बच्चों ने। मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज का फॉर्मेशन 15th डे पे होता है बच्चों, याद रखना। और फीटल कैपिलरीज 17th डे पे बनती है, फीटल कैपिलरीज 17th डे पे बनती है। अगला क्वेश्चन मेरा, फीटल सर्कुलेशन कब एस्टेब्लिश होगा? जल्दी से बताएं, फीटल सर्कुलेशन कब एस्टेब्लिश होगा? फटाफट से आंसर करें बच्चों, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर आना चाहिए कि हम सब सर पूछ रहे हैं फीटल सर्कुलेशन कब बनेगा। जल्दी से बता दो फीटल सर्कुलेशन। नेगी पूजा जी बताएंगे फीटल सर्कुलेशन कब एस्टेब्लिश होता है? फीटल सर्कुलेशन फटाफट बताओ, फीटल सर्कुलेशन कब एस्टेब्लिश होगा? 15 डेज नहीं, फीटल सर्कुलेशन पूछ रहा हूं बच्चों। फीटल सर्कुलेशन कितनी बार बताया था? 21वें दिन, 21st डे पे, 21वें दिन पे फीटल सर्कुलेशन बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाता है। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अगला सवाल है मेरा, जल्दी से बताएंगे फटाफट से बच्चों। अगला सवाल है मेरा कि यहाँ पे फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा कौन बनाएगा? रमेश जी, फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा कौन बनाएगा? सोनम सिंह जी जल्दी से बताएं, फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा बताएं मुझे, और प्लेसेंटा की फंक्शनल यूनिट बताएं। फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा बताएं मुझे, और फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा कौन बनाएगा ये बताएं। जल्दी से बता दो, जल्दी से, और आगे बढ़ते हैं फिर, फटाफट से बता दो और आगे बढ़े फिर। फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा कौन बनाता है? जल्दी से बताएं, और फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा भी बता दें, फटाफट बताएं। अनिल प्रजापति जी जल्दी से आंसर करें, जल्दी से। कोटिलिडोन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। और याद रखना यहाँ पे फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा बनाता है कोरियोन फ्रेंडोसम। कोरियोन फ्रेंडोसम, ऑप्शन में कोरियोन फ्रेंडोसम ना हो तो साइटोट्रोफोब्लास्ट ऑप्शन में होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट भी ऑप्शन में ना हो तो ट्रोफोब्लास्ट ऑप्शन में होगा। तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। सभी इसी के पार्ट है, सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, देन साइटोट्रोफोब्लास्ट बनेगा। साइटोट्रोफोब्लास्ट विलियस एंड नॉन विलियस साइटोट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, एंड विलियस एंड नॉन विलियस साइटोट्रोफोब्लास्ट कोरियोन फ्रेंडोसम। तो ये सारे के सारे पूरे के पूरे सीरीज है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। चले अगला क्वेश्चन है मेरा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। क्या यहाँ पे प्लेसेंटा सुपीरिया के अंदर ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है क्या आपस में? जल्दी से बताएं, क्या प्लेसेंटा सुपीरिया के अंदर ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है, हाँ या ना? बस यस और नो बोलें, यस और नो बोलें। प्लेसेंटा सुपीरिया के अंदर ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है क्या बीच में? प्लेसेंटा सुपीरिया के अंदर नहीं होती। नेहा जी परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा यहाँ पे प्लेसेंटा बाइलोबाटा में दोनों लोब्स इक्वल होते हैं, ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है, ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है। वेरी गुड। सक्कनचूरिएट प्लेसेंटा, एक बड़ा और एक छोटा लोब होता है, ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है मेरा तुम्हारा, ओबीजी तो माशाल्लाह माइंड में आ गया था, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। चले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आप सभी से बच्चों, क्या यहाँ पे, क्या आप सभी को नीटा बुक का नाम पता है? नीटा बुक लेयर का नाम पता है आप सभी को? नीटा बुक लेयर का नाम पता है क्या? नीटा बुक लेयर क्या करता है बच्चों? याद रखना, नीटा बुक लेयर ये डिसाइड करता है कि आपका ब्लास्टोसिस्ट है, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो कितना इंप्लांट होगा।
है ना, कितना अंदर तक इंप्लांट होता है ब्लास्टोसिस्ट, ये कौन डिसाइड करेगा, ये नेटा बुक लेयर डिसाइड करती है कि ब्लास्टोसिस्ट कितना अंदर तक जाके इंप्लांट होता है एंडोमेट्रियम में। कई बार नेटा बुक लेयर एब्सेंट होती है और नेटा बुक लेयर एब्सेंट होने के कारण आप लोगों का प्लेसेंटा जो होता है वो मोरबिडली इनएडहेरेंट प्लेसेंटा बन जाता है। क्या बन जाता है, मोरबिडली इनएडहेरेंट प्लेसेंटा बन जाता है। ठीक है, तो याद रखें मोरबिडली इनएडहेरेंट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा परक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा। ठीक है, तो ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है हार्मोन के ऊपर। बच्चों क्या चलो दूसरा, पहला क्वेश्चन एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर, क्या मदर अकेली एस्ट्रोजन हार्मोन बना सकती है प्रेगनेंसी के अंदर? क्या मदर अकेली एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेगनेंसी में बना सकती है क्या? जल्दी से बताएं सोनू जी, जल्दी से आंसर करें। क्या मदर अकेली एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेगनेंसी में बना सकती है? क्या एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन अकेली मदर बना सकती है क्या? क्या मदर के अकेले से काम चल जाएगा क्या? क्या प्लेसेंटा अकेला बना देगा क्या? जल्दी से बताएं, क्या प्लेसेंटा अकेला एस्ट्रोजन बना सकता है प्रेगनेंसी के अंदर? नेहा जी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें कि प्लेसेंटा इटसेल्फ कभी भी, अकेला प्लेसेंटा कभी भी एस्ट्रोजन नहीं बना पाता है। प्लेसेंटा को एस्ट्रोजन बनाने के लिए प्रेगनेंसी में फीटस की जरूरत पड़ती है। और फीटस के कौन से ग्लैंड की जरूरत पड़ती है, जल्दी से बताएं। फीटस की कौन सी ग्लैंड होती है जो हेल्प करती है एस्ट्रोजन बनाने के अंदर प्रेगनेंसी में? जल्दी से आंसर करें फटाफट। सर ग्लैंड चाहिए होती है एंड द ग्लैंड इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। क्या थाइमस ग्लैंड ही होती है क्या? वो नहीं होती, थाइमस ग्लैंड नहीं होती। बताओ बच्चे की कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस ग्लैंड नहीं होती, वो थाइमस ग्लैंड गलत आंसर है। ग्लैंड जरूर होती है पर कौन सी ग्लैंड होती है, जल्दी से बताएं। That is not thymus gland बच्चा, that is not thymus gland। जल्दी से आंसर बताएं। थैंक यू मुकीम जी, कैसे हैं आप, कैसी चल रही है एम्स देवघर में आपकी नौकरी? आई थिंक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। चलें, मजे लेते रहें, मस्ती करते रहें और क्लास को शेयर करना ना भूलें। जल्दी से बताएं बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, थाइमस ग्लैंड नहीं, मयूर वाला जी थाइमस नहीं होती, एड्रीनल ग्लैंड होती है बच्चे, एड्रीनल ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड नहीं होती। वो एड्रीनल ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ना। दो ऐसे बादाम से पड़े होते हैं किडनी के ऊपर, देखिएगा जरा कभी किडनी को ढंग से, दो बादाम पड़े होते हैं किडनी के ऊपर, वो एड्रीनल ग्लैंड होती है। एड्रीनल ग्लैंड फीटस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एड्रीनल ग्लैंड नहीं होगी फीटस की तो मैटरनल एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। माँ के एस्ट्रोजन का, मैटरनल एस्ट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है लड्डू और पेड़ो, ध्यान से सुनना। थाइमस ग्लैंड, अरे थाइमस नहीं बोलना, बार बार बता रहा हूं, थाइमस नहीं होती। राकेश वैष्णव जी गुड इवनिंग। दैट इज द एड्रीनल ग्लैंड, है ना। बार बार थाइमस नहीं बोलना, एड्रीनल ग्लैंड है। याद रखें अगर एड्रीनल ग्लैंड एब्सेंट होती है बच्चे के अंदर तो यहाँ पे एस्ट्रोजन नहीं बन पाएगा और मैटरनल एस्ट्रोजन नहीं बन पाएगा। तो याद रखना बच्चों, जो एस्ट्रोजन होता है, जो मैटरनल एस्ट्रोजन होता है, वो आपकी मदर को या फिर ब्रेन को जाके बोलता है, माँ के ब्रेन को बोलता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि भैया लेबर पेन करने का टाइम आ चुका है, लेबर शुरू करने का टाइम आ चुका है, तो क्यों ना लेबर शुरू कर दी जाए। और अब मान ले एड्रीनल ग्लैंड एब्सेंट है, एस्ट्रोजन नहीं बना तो लेबर शुरू नहीं होती है, लेबर का मैकेनिज्म इनिशिएट नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे एड्रीनल ग्लैंड एब्सेंट होती है? बच्चे की, फीटस की एड्रीनल ग्लैंड एब्सेंट होती है, ऐसी कौन सी कंडीशन है? जल्दी से उसका नाम बताएं, जल्दी से उस बीमारी का, उस कंडीशन का नाम बताएं जिसके अंदर फीटल एड्रीनल ग्लैंड एब्सेंट होती है। बंटी जी आंसर का नाम, जल्दी से जवाब का आंसर दें। नेहा जी, तिष्का जी जल्दी से आंसर बताएं। रमेश जी, इनोसेंट, सोनम सिंह जी जल्दी से नाम का जवाब दें क्वेश्चन का। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर फीटस की एड्रीनल ग्लैंड एब्सेंट होती है? ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है फीटस की जहां पे फीटस की एड्रीनल ग्लैंड एब्सेंट होती है? आदित्य राठौड़ जी जल्दी से बताएं बच्चों, जल्दी से बताओ। बट वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। आयुषी व्यास जी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दें। नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा। 1 2 3 एनन की फैली, क्या बात है। प्रेरणा सिंह जी प्राउड ऑफ यू बच्चे। एनन की फैली, एनसीफेलोपैथी नहीं है वो, एनन की फैली है। ठीक है, ऑटो करेक्ट हो गया लगता है, चले कोई बात नहीं। दैट इज एनन की फैली, एब्सेंट ब्रेन एंड एब्सेंट स्कल। ठीक है, एनसीफेलोपैथी नहीं है बच्चों, एनन की फैली, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, तो एनन की फैली रहती है यहाँ पे। एनन की फैली में फीटस की एड्रीनल ग्लैंड एब्सेंट रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलें अगला सवाल मेरा बताएं, डाउन सिंड्रोम में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी से बताएं, डाउन सिंड्रोम में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डाउन सिंड्रोम में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल मुकीम जी, एननसीफेली आंसर है, एनन की फैली। डाउन सिंड्रोम में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? फटाफट से बताएं, क्वेश्चन का जवाब दें मुझे।
जल्दी से बताएं। डाउन सिंड्रोम में डिक्रीज होगा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों। डाउन सिंड्रोम के अंदर यहां पे आप सभी को पता होना चाहिए, डाउन सिंड्रोम में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। बताएं ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है? अरे फोड़ दिए जाओगे, बढ़ेगा बोलोगे तो। डाउन सिंड्रोम में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, एससीजी का बढ़ता है। एससीजी का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का कम होता है हमेशा। याद रखना बच्चों, याद रखेंगे, गलती नहीं करनी है। डाउन सिंड्रोम में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है हमेशा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा? बच्चों याद रखें, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ऐसी कंडीशन है जहां पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। हाँ लीजन चौधरी जी जल्दी से बताएं। हेलो, मैं सुन रहा हूं आपको, मैं आपके क्वेश्चंस देख रहा हूं, मैं आपके जवाब भी देख रहा हूं, बेफिक्र रहें। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के अंदर दो सब यूनिट होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा सब यूनिट होती है। बताएं स्पेसिफिक सब यूनिट कौन सी होती है? कौन सी सब यूनिट स्पेसिफिक होती है? जल्दी से बताएं, एससीजी के अंदर कौन सी सब यूनिट स्पेसिफिक होती है? अल्फा सब यूनिट या बीटा सब यूनिट? जल्दी से जवाब दें मुझे फटाफट। नेहा जी बताएंगे, गोविंद जी बताएं जल्दी से। एससीजी हार्मोन में कौन सी सब यूनिट, बीटा सब यूनिट स्पेसिफिक होती है? बच्चे बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला। जल्दी से बताएं एससीजी हार्मोन फंक्शनली कौन से हार्मोन के सिमिलर होता है? अल्फा नहीं बोलना है, फोड़ दिए जाओगे। बीटा सब यूनिट, लीजेंड चौधरी जी, बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट स्पेसिफिक होती है, अल्फा सब यूनिट नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में बीटा सब यूनिट को डिटेक्ट करते हैं, कितनी बार बताया है। अल्फा सब यूनिट फोड़ दी जाएगी, फोड़ दिए जाओगे सारे के सारे। अरे अल्फा सब यूनिट कैसे बोल सकते हो तुम लोग? अल्फा सब यूनिट तो मैंने कितनी बार बताया तुम्हें, अल्फा सब यूनिट नॉन स्पेसिफिक होती है, बीटा सब यूनिट स्पेसिफिक होती है। बीटा सब यूनिट स्पेसिफिक होती है, अल्फा सब यूनिट नॉन स्पेसिफिक होती है। याद रखना आज के बाद। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि एससीजी हार्मोन किसके सिमिलर होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिमिलर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बिल्कुल सिमिलर होता है। बताएं सबसे पहले ब्लड के अंदर एससीजी हार्मोन को फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद पकड़ा जा सकता है? जल्दी से बताएं जोया जी, जल्दी से बताएं। सबसे पहले एससीजी हार्मोन को ब्लड के अंदर कितने दिन बाद डिटेक्ट किया जा सकता है? फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद ब्लड के अंदर सबसे पहले हमें एससीजी हार्मोन मिलेगा? फटाफट आंसर बताएं, फटाफट आंसर बताएं। बिल्कुल बनीता जी, बीटा सब यूनिट होती है। इनोसेंट जी कह रहे 8 वीक्स नहीं 8 डेज। 8 वीक्स नहीं याद रखना, 8 डेज याद रखना है। बिल्कुल जोया जी, 7 डेज नहीं 8 डेज। 8 दिनों के बाद, फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद हम एससीजी हार्मोन को ब्लड के अंदर पकड़ सकते हैं। तो एससीजी हार्मोन फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद ब्लड के अंदर डिटेक्ट हो जाता है। 8 हफ्ते याद रखने वालों, आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ 8 दिनों के बाद एससीजी हार्मोन पकड़ा जा सकता है ब्लड के अंदर, सिर्फ 8 दिनों के बाद। फर्टिलाइजेशन के 8 दिनों के बाद पकड़ा जा सकता है। मेरा अगला सवाल है तुम्हें कि फर्टिलाइजेशन छोड़ दो, एक बार फर्टिलाइजेशन भूल जाओ। मेरा क्वेश्चन है सर कि अगर मैं प्रेगनेंसी के हिसाब से पूछूं, अगर मैं गेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग पूछूं, गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग मुझे आंसर बताएं कि एससीजी हार्मोन गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग कितने दिनों बाद ब्लड के अंदर मिलेगा? अब बताएं जवाब का, सवाल का जवाब अब बताएं। मेरा पहला क्वेश्चन था फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद मिलता है ना? फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद मिलता है, मेरा पहला जवाब था। मेरा दूसरा क्वेश्चन है तुम सभी से कि अगर गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग पूछूंगा तो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग कितने दिनों के बाद मुझे एससीजी हार्मोन ब्लड के अंदर मिलेगा? जल्दी से बताओ कितने दिन बाद मिलेगा? सर अब मेरा कीबोर्ड डेज वीक में चेंज कर देता है। अच्छा कोई बात नहीं, फर्टिलाइजेशन के हिसाब से अगर उसके बाद पूछा जाए तो निशा जी कह रहे हैं 21 दिन बाद मिलेगा। अरे 21 दिन नहीं, 8 के अंदर 14 डेज जोड़ दो, 8 के अंदर 14 डेज जोड़ दो, है ना? और जैसे ही 8 के अंदर 14 डेज जोड़ोगे तो 22 दिन आंसर आ जाएगा। तो जब भी तुम लोगों से गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग आंसर पूछा जाता है तो तुम्हें फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से आंसर करना है। जब भी तुमसे फर्टिलाइजेशन के बाद आंसर पूछा जाता है तो तुम 14 डेज के बाद आंसर करोगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन 14 के बाद होगा। बात चमक गई यहां तक? अरे चमकी के नहीं चमकी? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। चलें एससीजी को डिटेक्ट करने का, एससीजी को डिटेक्ट करने का सबसे सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है? सबसे सेंसिटिव जांच कौन सी है एससीजी को डिटेक्ट करने के लिए? जल्दी से बताएं। साक्षी राठौड़ जी आंसर करेंगे फटाफट। एससीजी को डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छी जांच कौन सी होती है? तो याद रखना फ्लोरोसेंट इम्यूनो एसे। फ्लोरोसेंट इम्यूनो एसे सबसे अच्छी जांच होती है, याद रखें। आज के बाद भूले ना इसको प्लीज। फ्लोरोसेंट इम्यूनो एसे इज द सबसे अच्छी जांच, ठीक है? सबसे अच्छी जांच होती है फ्लोरोसेंट इम्यूनो एसे। चलिए सर ये बात तो समझ आ गई बहुत अच्छे से। मुझे बताएं एससीजी का मैक्सिमम लेवल कब होता है? एससीजी का पीक लेवल कब होगा?
एससीजी हार्मोन पे हर बार एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा। एससीजी हार्मोन पे क्वेश्चन मैंने पूछा है अभी, एससीजी हार्मोन पीक लेवल कब देखने को मिलता है? फटाफट से धड़ाधड़ डाटा जाने वाला है। नहीं सोनम सिंह जी रोक लें उसको, अरे पकड़ लें जरा डाटा को, मत जाने दें, अरे मत जाने दो ना, चलें जल्दी से बताएं एससीजी का पीक लेवल कब देखने को मिलेगा? 70 डेज एंड 10 वीक्स। परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू बच्चों। 70 डेज या 10 वीक्स सबसे सही आंसर है। 10 हफ्ते पे पीक पर होता है एससीजी का लेवल। मेरा दूसरा सवाल तुम लोगों से है कि मिनिमम लेवल कब होगा? 16 हफ्ते पे होगा, ये भी बता दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों। एससीजी का लेवल जल्दी से बताएं डिलीवरी के कितने दिनों बाद नॉर्मल आ जाता है? एससीजी का लेवल डिलीवरी के कितने दिनों के बाद नॉर्मल आ जाएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। एससीजी का नॉर्मल लेवल, एससीजी का लेवल कितने हफ्ते के बाद, डिलीवरी के कितने दिनों के बाद नॉर्मल आ जाएगा? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ, डिलीवरी के कितने दिनों के बाद नॉर्मल आ जाएगा, है ना? वीडियो रिक्वेस्ट ना भेजें, वीडियो रिक्वेस्ट का लास्ट में भेजना। लास्ट में मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा, आज एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट के अंदर मैं आप सभी से, और जिस बच्चे का सही आंसर सबसे पहले आएगा उसको मैं वीडियो रिक्वेस्ट के अंदर ज्वाइन करवाऊंगा पक्का, और उससे 2 मिनट की बात करी जाएगी, ठीक है? उससे पक्का 2 मिनट की बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो रिक्वेस्ट अभी ना भेजें, मैं लास्ट में एक सवाल पूछूंगा आप सभी से, उस सवाल का सबसे पहले सही आंसर देना और फिर वीडियो रिक्वेस्ट आपको ज्वाइन करवाई जाएगी, ठीक है? चलिए, मेरा क्वेश्चन है कितने दिनों? 4 से 5 दिन नहीं, 4 से 5 दिन नहीं, 1 से 2 हफ्ते के बाद, ठीक है? डिलीवरी के 1 से 2 हफ्ते के बाद नॉर्मल आ जाता है एससीजी का लेवल, याद रखना। अबॉर्शन के बाद 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, अबॉर्शन के बाद 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं एससीजी के लेवल को नॉर्मल आने के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता है एससीजी का काम क्या होता है, तो एससीजी का काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? एससीजी हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कई बार पूछा गया सवाल है, गलती बिल्कुल भी ना करके आए, ठीक है? यहाँ पे एससीजी हार्मोन सबसे पहला हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, एससीजी हार्मोन सबसे पहला हार्मोन होता है जो एससीजी के अंदर जो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को, किसके लिए? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए एससीजी हार्मोन स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को, याद रखना, है ना? कैसे करेगा सर? स्टिमुलेट करेगा लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करके, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करके, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें सारे के सारे, आज के बाद गलती ना करके आए। तो सबसे पहले लीडिंग सेल्स को टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए स्टिमुलेशन कौन देगा? एससीजी हार्मोन देता है। एससीजी हार्मोन ट्विन प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, कोरियोकार्सिनोमा, डाउन सिंड्रोम, इन सभी में बढ़ा हुआ मिलता है। एससीजी हार्मोन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, इन सभी में डिक्रीज मिलता है, ठीक है? डिक्रीज मिलता है, याद रखें बच्चों। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सैंडविच एलाइजा, याद रखें, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सैंडविच एलाइजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। चले एक बात और बताएं मुझे, 10 हफ्ते तक एससीजी का लेवल हर 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 50% बढ़ जाएगा, 75% बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा? जल्दी से बताओ। एससीजी हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी के अंदर, तिष्का जी कह रहे हैं मैं 100 GB लेके आई हूं, क्या बात है 100 GB जितनी लंबी क्लास नहीं लेने वाला मैं, सभी के लिए ऑन कर दें। चले दीक्षा कुशवाहा जी जल्दी से आंसर बताएं। निशा ठाकुर जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ना? नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, यहां से आगे वीडियोस बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, है ना? चले तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या रहने वाला है बच्चों? याद रखें, डबल होता है, हर 48 घंटे के अंदर डबल हो जाता है एससीजी का लेवल, ठीक है? पर 10 हफ्ते तक हर 48 घंटे में डबल हो जाएगा, ट्रिपल नहीं होगा। लीजेंड चौधरी जी डबल होता है, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे डबल होता है। जल्दी से बताओ प्लेसेंटा कैसा फंक्शन कर रहा है? प्लेसेंटा कैसा फंक्शन कर रहा है, ये बात हमें कौन सा हार्मोन बताता है? प्लेसेंटा फंक्शन का मार्कर बताएं, प्लेसेंटल फंक्शन का मार्कर बताएं जल्दी से, कौन सा हार्मोन हमें प्लेसेंटल फंक्शन के बारे में बताता है? जल्दी से बताएं, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लेसेंटल फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? जल्दी से इंफॉर्मेशन देगा। प्लेसेंटल फंक्शन के बारे में कौन सा हार्मोन बताता है बच्चों? एचपीएल हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन देता है, ठीक है? याद रखना। प्रमीला जी एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि क्या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है क्या?
जल्दी से बताएं। नित्या गुप्ता जी थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतना सारा जज्बा, इतना सारा मोटिवेशन। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को जो भी इतनी मेहनत स्ट्रगल करके ज्वाइन कर रखा है आप लोगों ने। मैं भी इतनी मेहनत स्ट्रगल करके पढ़ा रहा हूँ आप सभी को ना यहाँ पे। चलें, बहुत सारे काम है, बहुत सारी ड्यूटीज है और बहुत सारे और भी काम है। उसके बाद भी बैठ के मैं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज पे, अगर ये 1 घंटे की वीडियो आपको 200 क्वेश्चंस बता देती है तो बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलें, तो बहुत सारे बच्चे हाँ बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे और ना भी बोल रहे हैं। तो जो ना बोल रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, नाम पे ना जाए, लैक्टोजन पे ना जाए। अगर उसमें लैक्टोजन है इसका मतलब ये नहीं है वो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा, बिल्कुल नहीं करवाएगा, बिल्कुल नहीं करवाता। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का ब्रेस्ट मिल्क से, ब्रेस्ट फीडिंग से, दूध बनाने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एचपीएल का सबसे इंपॉर्टेंट काम बताएं, एचपीएल का सबसे इंपॉर्टेंट काम बताएं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का सबसे इंपॉर्टेंट काम बताओ, जल्दी से बताएं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्या बात है जेएस परमार जी, परफेक्ट आंसर है। इंसुलिन रेजिस्टेंट करवाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाएगा एचपीएल हार्मोन। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन तो मैटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। अगर माँ का ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रेगनेंसी में बढ़ेगा तो फीटस को क्या मिल जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज मिल जाता है। तो हमेशा याद रखें ग्लूकोज जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ग्लूकोज प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है बच्चे के पास। तो बच्चे के पास ग्लूकोज तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बट इंसुलिन कभी भी क्रॉस नहीं करता, इंसुलिन कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, तो इंसुलिन तो मदर के पास ही रहेगा बट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करके, है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होके कहां चला जाता है, फीटस के पास चला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का। अब बच्चे के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, मान लो मदर डायबिटीज है, बच्चे में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, है ना, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, बच्चे में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। और बिल्कुल प्रेरणा जी ने बहुत अच्छा आंसर किया कि सर यहाँ पे फैसिलिटेड डिफ्यूजन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज जाएगा प्लेसेंटा को क्रॉस करके। बहुत परफेक्ट आंसर है, वेरी गुड प्रेरणा जी, प्राउड ऑफ यू। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से कि अगर बच्चे के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो बच्चे में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा, और अगर बच्चे में इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तभी तो डायबिटिक बच्चा जो होता है, डायबिटिक मदर का, वो मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिक होता है। ग्लूट 1 एंड ग्लूट 2, क्या बात है बच्चे, दिस इज द परफेक्ट जैम, है ना। ऐसे आंसर देने वाले बच्चे कहीं पे, मुझे नहीं लगता ओबीजी में बच्चा कहीं मात खाएगा, है ना। बिल्कुल प्राउड ऑफ यू बच्चे, हर एक छोटी छोटी बातें याद है। ग्लूट 1 और ग्लूट 2 तो कितनों को समझ भी नहीं आया होगा ये क्या बोला आपने, है ना। याद रखें ये मैकेनिज्म है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर एक मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो ये मीडिएटर होता है, वो ये मीडिएटर होता है जो ट्रांसपोर्ट करवाता है। मैंने मेरी क्लासेस में बातें बताई हुई है और आपने याद रखा इसको, बहुत अच्छी बात है बच्चों। थैंक यू सो मच अनु जी, थैंक यू सो मच प्रेरणा जी। चलें, एंड प्रज्ञा जी आए हैं। प्रज्ञा जी आपका, आपसे एक सवाल है, आप लगता है मुझे बड़ी देर बाद आए हैं क्लास के अंदर। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि जो ये अपनी जो कोरियोन होती है, कोरियोन जो लेयर होती है वो कितने दिनों के बाद बनती है, फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद कोरियोन बनती है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। जो ये कोरियोन लेयर होती है फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों के बाद बनती है, ये क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से। करण शेखावत जी बताएं जल्दी से, कोरियोन फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों के बाद बनेगी, फटाफट आंसर बताते जाएं बच्चों, फटाफट आंसर बताएं। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद कोरियोन बनेगी बच्चों, फटाफट। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9 डेज, 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, जल्दी से बताएं, जल्दी से धड़ाधड़ आंसर आना चाहिए। परमार जी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं, कोरियोन कितने दिनों बाद बनेगी फर्टिलाइजेशन के। अरे कोरियोन नहीं पता, ऐसे कैसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होता है ये तो, ये नहीं बोल सकते तुम लोग। प्रेरणा जी जल्दी से बताएं, बिल्कुल 8 दिनों के बाद बनती है। एमनियोन बताएं जल्दी से, एमनियोन कितने दिन बाद बनता है, एमनियोन 10 दिन बाद बनता है। ऐसी कौन सी लेयर होती है, ऐसी कौन सी फीटल मेम्ब्रेन होती है जिसमें ना तो ब्लड सप्लाई होती, ना लिम्फ सप्लाई होती, ना ही नर्व सप्लाई होती, याद रखना ऐसी होती है एमनियोन। एमनियोन में ना तो लिम्फ सप्लाई होती, ना ब्लड सप्लाई होती, ना ही नर्व सप्लाई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। यहाँ पे आप लोगों का यूम्बिलिकल कॉर्ड का एमनियोटिक फ्लूइड कौन सा होता है, जल्दी से आंसर करना। यूम्बिलिकल कॉर्ड का एमनियोटिक फ्लूइड कौन सा होता है, फटाफट बताओ बच्चों। यूम्बिलिकल कॉर्ड का एमनियोटिक फ्लूइड कौन सा होता है, फटाफट आंसर बता दे मुझे, फटाफट से आंसर बता दो, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। यूम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, सॉरी, यूम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, बिल्कुल शोएब अली जी बहुत बढ़िया। यूम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है,
तो याद रखना वाटसन जेली को यूम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अगर कोई तुमसे पूछे मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी बताओ यूम्बिलिकल कॉर्ड की, तो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी यूम्बिलिकल कॉर्ड की बच्चों सिंगल यूम्बिलिकल आर्टरीज होती है ना, सिंगल यूम्बिलिकल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी। चलें, ये सारी बातें याद रखें बच्चों। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिस टेस्ट का नाम होता है सिंगल एल्केलाई डीनेचुरेशन टेस्ट। सुना है कभी सिंगल एल्केलाई डीनेचुरेशन टेस्ट का नाम? बिल्कुल सर सुना है। सिंगल एल्केलाई डीनेचुरेशन टेस्ट हमें प्लेसेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया में डिफरेंशिएट करना सिखाता है। दोबारा से सुन लें, सिंगल एल्केलाई डीनेचुरेशन टेस्ट प्लेसेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया के अंदर डिफरेंशिएशन करना सिखाता है, अलग अलग करना सिखाता है हमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को पता होना चाहिए सिंगल एल्केलाई डीनेचुरेशन टेस्ट के बारे में। वासा प्रीविया में फीटल ब्लड लॉस होता है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेसेंटा प्रीविया में मैटरनल ब्लड लॉस होता है। यहाँ हम ब्लड को इकट्ठा करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसके अंदर KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। जैसे ही हम KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो फीटल ब्लड, फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है। फीटल हीमोग्लोबिन रेजिस्टेंट होता है, बिल्कुल फीटल हीमोग्लोबिन पे एसिडिक और बेसिक नेचर का कोई असर नहीं होता, जबकि अडल्ट हीमोग्लोबिन रेजिस्टेंट नहीं होता, फीटल हीमोग्लोबिन रेजिस्टेंट होता है। जैसे ही हम KOH मिलाएंगे, रंग बदल गया तो समझ जाना माँ का ब्लड है, अगर रंग नहीं बदला तो समझ जाना फीटस का ब्लड है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मेरा आज का आखिरी सवाल आप सभी से मेरा आज का आखिरी सवाल, मेडिकल अबॉर्शन कितने हफ्तों तक किया जा सकता है भारत देश के अंदर? भारत देश में मेडिकल अबॉर्शन कितने वीक्स तक लीगल है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो पूछा है उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, फिर आंसर करिएगा। जो बच्चा सही आंसर करेगा उसके साथ वीडियो कॉल में ज्वाइन किया जाएगा आखिरी में, है ना। वापस से अनु जी, मैं वापस से बोल रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से सुने। मैंने पूछा है मेडिकल अबॉर्शन भारत देश में कितने वीक्स तक लीगल है? मेडिकल अबॉर्शन, मैंने फिर से वही बोल रहा हूं, है ना। करण शेखावत जी क्वेश्चन की प्लीज अहमियत को समझे। मैंने क्या पूछा? मैंने ये नहीं पूछा अबॉर्शन कब तक लीगल है भारत देश में, मैंने पूछा है मेडिकल अबॉर्शन कब तक लीगल है ना। क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से सुना करें, प्लीज जल्दबाजी ना करें। पहला ऑप्शन मैं 24 हफ्ते ही डालने वाला था, पहला ऑप्शन मैं 24 हफ्ते ही डालने वाला था अगर मैं एग्जाम बना रहा होता। मंदोली जी बहुत परफेक्ट, वेरी परफेक्ट, इट इज द 9 वीक्स, है ना, इट इज द 9 वीक। अगर मंदोली जी चाहते हैं लाइव ज्वाइन करना तो मैं इनको बिल्कुल लाइव ज्वाइन करने का मौका दे सकता हूं और मुझसे बात कर सकते हैं अगर इनकी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, बट इनकी रिक्वेस्ट नहीं है ना। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। परफेक्ट आंसर है बच्चों, याद रखें ये सबसे रिसेंट गाइडलाइंस है, याद रखना। पहले सिर्फ मेडिकल अबॉर्शन 7 वीक्स तक लीगल था भारत के अंदर, सिर्फ 7 वीक्स तक लीगल था भारत के अंदर। बट याद रखें, मैं तुम्हें कुछ नया सिखाता रहता हूं हर बार। अब इंडिया के अंदर मेडिकल अबॉर्शन 9 वीक्स तक लीगल कर दिया गया। सोफी भादू जी आपने 7 और 9 दोनों वीक आंसर दिया था, 7 to 9 वीक। 7 to 9 वीक आंसर अब नहीं है, अब सिर्फ 9 वीक्स आंसर है। ठीक है, 7 हफ्ते पहले था, अब सिर्फ 9 वीक आंसर है। बट हाँ, आपने बिल्कुल आसपास आंसर था। अंजना जी 24 वीक नहीं याद करना, मैंने मेडिकल अबॉर्शन पूछा है, मतलब सिर्फ दवाइयां देके मेडिकली अबॉर्ट कब किया जा सकता है अबॉर्शन को। याद रखना, दवाइयां देके मेडिकली हम लोग पेशेंट के अंदर 9 हफ्ते तक भारत के अंदर अबॉर्शन लीगल है, अब करवाया जा सकता है। पहले सिर्फ 7 वीक्स तक था, अब 9 वीक्स तक लीगल है मेडिकल अबॉर्शन इंडिया के अंदर। दिस इज ए न्यू अपडेट, प्लीज याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बन सकता है न्यू अपडेट्स को लेके, ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कोई बच्चा जो ज्वाइन करना चाहता है, सोफी भादू जी की तो रिक्वेस्ट है नहीं मेरे पास, और बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। किसको ज्वाइन करना है जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कौन ज्वाइन करना चाहेगा। थैंक यू सो मच सोफी भादू जी, थैंक यू सो मच। जल्दी से बताएं कौन ज्वाइन करना पसंद करेगा। अभी जल्दी से रिक्वेस्ट भेजें, फटाफट से एक मौका दिया जाए ज्वाइन करने का। कौन चाहता है ज्वाइन करना, जल्दी से हैंड रेज करें फटाफट अपना, जल्दी से बताएं, हैंड रेज करें अपना, कौन ज्वाइन करेगा। करना है किसी को ज्वाइन? हाँ, रिक्वेस्ट बहुत सारे बच्चों की आई है, बट मैं मैसेज में देखना चाहता हूँ कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है क्या। जल्दी से देखते हैं आज किसको ज्वाइन कराया जाए। यहाँ पे रमेश जी, जोया जी, उर्मिला जी, साक्षी जी, किससे बात करें आज? रजनी जी से बात करके देख। मैंने कोशिश करी ज्वाइन करने की, ट्राई करते हैं कोई ज्वाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। 2 मिनट रुके, लास्ट में ज्वाइन करके देखते हैं अगर कोई ज्वाइन कर पा रहा है तो। केएल माधव जी कैसे हैं आप, कैसी चल रही है नौकरी एम्स दिल्ली के अंदर, जल्दी से बताएं। चलें, यहाँ पे एक स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन कर पाए हैं। कैसे हैं आप? हेलो, कैसे हैं आप?
ठीक है सर। आपका ठीक है नाम, सर। नाम बताएं आपका नाम। रजनी। रजनी। रजनी चोपकर सर। ओके, कैसा लगा सेशन, जल्दी से बताएं, कुछ फायदा मिल रहा है आप लोगों को ऐसे सेशन सर से? बहुत अच्छा। मैं आपके पूरे यूट्यूब के पूरे वीडियो देखती हूँ, लेकिन मैं महाराष्ट्र की हूँ ना, इसलिए मैं कोर्स नहीं लिया मैंने। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे छोटे छोटे सेशंस हम लोग करते हैं तो हम जुड़े भी रहते हैं और बहुत सारी नई नई बातें भी सीख पाते हैं, है ना। तो बच्चों बिल्कुल पढ़ाई करते रहें, है ना। जी जान लगा दें, बस 6 महीने की मेहनत है, 6 महीने की, और वो मुस्कान फील करें अपने माँ बाप के चेहरों पर, जो हर बच्चा फील करना चाहता है ना। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहती है हाँ बार सर। बार। और ऐसे सेशंस आप लोगों का भी ना, जो प्रेज करते हो आप लोग, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, मुझे अलग से मोटिवेशन मिलता है इन चीजों से। हाँ सर, आपके वीडियो पूरे यानी बहुत अच्छे रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे ज्यादा मैंने मैं पूरे आपके वीडियो देखती हूँ। थैंक यू। आपने मतलब ओबीजी और यूट्यूब पे पूरी क्लासेस देखी आपने, है ना। हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू। हाँ, जब भी टाइम मिलता है पूरे देखती हूँ सर, चले, है पूरे। ना। बिल्कुल, हाँ सर। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी देख सकते हैं, जाके आप सभी देख सकते हैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे मेरे सेशन है मास्टर क्लास पीवाईक्यू सीरीज। आप एक बार देख के जाएं एग्जाम से पहले, है ना। एग्जाम से पहले मैंने ये सेशन 6 दिन का नोट सेट चैलेंज इसीलिए रखा है ताकि आप सभी को एक क्विक रिव्यू मिल जाए, 1 घंटे के अंदर आप 200 से 250 इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स कवर कर पाए। चले, थैंक यू सो मच फॉर हाँ ज्वाइनिंग सर। अनअकैडमी, सॉरी अनअकैडमी थैंक यू नहीं, सर। माय इंस्टाग्राम लाइव वीडियो, है ना, 6 डेज नोट सेट चैलेंज। हाँ सर। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय बाय। कल दोबारा मिलेंगे, कल मैं 6:30 बजे नहीं मिल पाऊंगा, बट कल रात को मिलेंगे 10 बजे के बाद, क्योंकि कल मेरा मैराथन सेशन है, आप सभी जुड़ना ना भूलें। इसी के साथ टाटा हाँ बाय सर, बाय, स्टेट। पक्का। थैंक यू हाँ सो सर। मच। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय।